चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ सम ऑफ फर्स्ट p terms of an AP is q, हाँ, and sum of first q terms of an AP is p, then find sum of p plus q terms। आपको s p plus q आपको फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद आपने 10th क्लास में किया होगा। आंसर 0 नहीं है इसका, नहीं। एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का। p प्लस क्यू सम आ रहा है, नहीं। जीरो नहीं, रॉन्ग आंसर। सम का फॉर्मूला लगाओ, इसमें और कुछ नहीं करना। पहले आपको p टर्म्स का सम दे रखा है q, फिर q टर्म्स का सम दे रखा है p और q का ऐसा नंबर मतलब मानो, ऐसा वेरिएबल देख के ऐसे घबराओ मत। चलो मैं बताऊं क्या, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं आपको। आपको एक तरीके से एस पी आपको दे के रखा है q और एस क्यू आपको दे के रखा है p। अभी दोनों इक्वेशन तो लिख लो, कम से कम लिख लिया ये दोनों। बस फिर आप डिफरेंस ले लो उनका बीच में, डिफरेंस लोगे तो शायद सॉल्व हो जाएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमको सम निकालना है, और सम निकालने के लिए आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो a की, d की और n की, और n आपको पहले गिवन है कि p प्लस क्यू, तो n का वैल्यू p प्लस क्यू, आपको a और d निकालना है, और a और d निकालने के लिए 2 इक्वेशन दे रखी है। बट अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल्स के टर्म्स में पूरी इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन का ट्राई करो, सब्स्टिट्यूट करने का ट्राई करो। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है।
कार्तिक ट्राई तो करो। जो ट्राई नहीं करेगा उसका नाम बोला जाएगा और नाम आएगा वीडियो में। ए और डी तो आना ही नहीं चाहिए पहली बात। क्या पी प्लस क्यू? पी प्लस क्यू नहीं आंसर। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। 2p प्लस क्यू भी नहीं है, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये तो आपको क्लियर है ना कि एस पी आपको क्यू दे के रखा है, एस क्यू आपको पी दे के रखा है। इसका फॉर्मूला लिख लूँ मैं, एस पी बेसिकली हो जाएगा p बाई 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने p है ना, तो p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये तो आपने लिखा होगा। ऐसे ही जो एस क्यू है उसको क्या लिख देंगे, q बाई 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर p और q रियल नंबर में दिया होता तो आप a और d फाइंड करने का ट्राई करते, और वो फाइंड कैसे होता? इन दोनों का डिफरेंस लेके आप a से कैंसिल आउट करते, d का वैल्यू निकालते, फिर d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, a का वैल्यू निकालते, इसी तरीके से करते। तो एटलीस्ट आपको इनका डिफरेंस लेना, ये अप्रोच आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो मैं भी चलो डिफरेंस ले लेता हूँ। ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। मैं 1 माइनस 2 करता हूँ। जब मैं 1 माइनस 2 करूँगा तो देखो लेफ्ट वाली साइड में क्या हो जाएगा, q माइनस p हो जाएगा, q माइनस p। और राइट वाली साइड में देखो क्या होगा, मैं डायरेक्ट कॉमन लेने के फिर सब्ट्रैक्ट करके ट्राई कर रहा हूँ, और आप इसको ध्यान से सीखना, ठीक है। दिस इज 2a बाई 2, मैंने अगर कॉमन ले लिया तो मेरे पास में p माइनस क्यू बचेगा। ये बात समझ में आई क्या? नहीं आई? देखो सुनो, मुझे पता है नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये मैंने बहुत डायरेक्ट कर दिया वाला स्टेप। देखो सुनो, देखो ध्यान से ऑब्जर्व करने का ट्राई करो। अब मैं चाहता तो इसको धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंस ले सकता था, बट वो बहुत स्लो प्रोसेस होती है। देखो क्या करो, एक बार ध्यान से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। p बाई 2 को जब मैं 2a से मल्टीप्लाई करूंगा तो p बाई 2 इंटू 2a आने वाला है, और ऐसे ही q बाई 2 को जब मैं 2a से मल्टीप्लाई करूंगा तो q बाई 2 इंटू 2a आने वाला है। तो दोनों में 2a कॉमन आने वाला है कि नहीं? 2a भी कॉमन आने वाला है, डिवाइड बाई 2 भी कॉमन आने वाला है, तो वो मैंने कॉमन ले लिया पहले। तो जब मैंने 2a बाई 2 कॉमन लिया तो इधर से p माइनस q हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो इसी तरीके से ये जो p बाई 2 है आगे भी मल्टीप्लाई होने वाला है p माइनस 1 इंटू डी से, और ये q बाई 2 q माइनस 1 इंटू डी से मल्टीप्लाई होने वाला है। अब जब ये दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा तो d और d तो कॉमन आएगा, साथ में 2 भी कॉमन आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि d बाई 2 अगर मेरा कॉमन आ गया, d बाई 2 अगर कॉमन आ गया तो ऊपर से बताओ क्या बचेगा, p इंटू पी माइनस 1 बचेगा, और नीचे से क्या बचेगा, q इंटू क्यू माइनस 1। ये वाली बात समझ में आई? ये मैंने दोनों को डिफरेंस में लिख दिया, और ये जो p बाई 2 और q बाई 2 था मल्टीप्लाई भी कर दिया। समझ में आया? ये समझ में आया नहीं आया आपको? वापस से बताना है तो बता दो। ये वाले स्टेप मैंने 3-4 स्टेप्स डायरेक्ट एक साथ कर दी, वापस से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार 4 बार पूछो, बट इसको डायरेक्ट करना सीखो। देखो आप कैसे करते हैं, आप p बाई 2 को पहले 2a से मल्टीप्लाई करते, फिर p बाई 2 को p इंटू पी माइनस 1 इंटू डी करते, फिर ऐसे q बाई 2 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, फिर उनका डिफरेंस लेते। बहुत लेंदी अप्रोच जाती है, मतलब ऐसे बहुत बार बार लिखना पड़ता है। मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखो कैसे थोड़ा सा दिमाग में जोर आएगा। इस p बाई 2 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इंटू पी बाई 2 होगा, नहीं होगा। ऐसे ही q बाई 2 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो q बाई 2 इंटू 2a होगा। जब बाद में इसको डिफरेंस लेंगे तो 2a कॉमन ले सकते, नहीं ले सकते, साथ में डिवाइड बाई 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट ही कॉमन ले लिया 2a बाई 2, और ये कहीं ना कहीं p से मल्टीप्लाई हो रखा था ना, तो p माइनस क्यू ऐसा कॉमन, ये p माइनस क्यू अंदर आ गया। इसी तरीके से देखो p बाई 2 अभी सिर्फ 2a से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो p माइनस 1 इंटू डी से भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे q बाई 2 q माइनस 1 इंटू डी से मल्टीप्लाई होगा। तो जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो d बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो जब मैंने d बाई 2 पहले ही कॉमन ले लिया तो ऊपर से p इंटू पी माइनस 1 बचा, और नीचे से माइनस के साथ में q इंटू क्यू माइनस 1 बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत डायरेक्ट लिख दिया मैंने, और आपको भी ऐसे डायरेक्ट लिखना सीखना है, तभी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, और ऐसे बहुत टाइम लगा करेगा अगर आप एक एक स्टेप करते जाओगे तो। ठीक है, आप कॉमन लेना सीखो मतलब, ठीक है, बाकी धीरे धीरे सीख जाओगे, अभी छोटे बच्चे हो। अच्छा, ये q माइनस पी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस में p माइनस क्यू। ठीक है, ये मेरा a हो गया। चलो इसको 2a बाई 2 रहने देते हैं, उसके पीछे का रीज़न है। ये p माइनस क्यू हो गया, प्लस दिस इज d बाई 2, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ p स्क्वायर माइनस p
माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ना, माइनस क्यू इंटू माइनस वन इज प्लस क्यू। ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2a/2 p माइनस क्यू प्लस दिस इज d/2। देखो ये जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इसको साथ में लिख सकते हैं, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। बात समझ में आ गई? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को मैंने लिख दिया। अब मेरे पास में क्या बचा, माइनस पी और प्लस का क्यू। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे पास में पी माइनस क्यू बच जाएगा वापस से। ये बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, तो देखो यहाँ से ये क्या आ गया 2a/2, और साइड में ये भी चल रहा है माइनस का p माइनस क्यू है ना, और ये हो गया मेरे पास में p माइनस क्यू प्लस दिस इज d/2। देखो इन दोनों में से p माइनस क्यू बाहर ले सकता हूँ, तो अगर मैंने p माइनस क्यू वापस से कॉमन ले लिया तो अंदर देखो क्या बचेगा, p प्लस क्यू माइनस वन बचेगा। अब देखो ये p माइनस क्यू और p माइनस क्यू कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये बात समझते हो कि नहीं? इधर से देखो क्या बचा -1, और इधर से क्या बचा, हाँ अच्छा ये नहीं पता आपको, चलो आपको सिखा देते हैं फिर ये भी आज। देखो इन दोनों जो टर्म्स हैं इन दोनों में से मैं p माइनस क्यू कॉमन ले सकता हूँ, तो दिस इज p माइनस क्यू इक्वल्स टू p माइनस क्यू। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, दिस इज 2a/2 प्लस d/2 इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन बचा, ये बचेगा। अब तो कैंसिल आउट हो सकता है, एक ही तो बात थी। ऐसे कर सकते हैं, अगर सारे टर्म्स में से p माइनस क्यू आता है ना, और भी टर्म्स लिखे हों, सब में से ऐसे एक साथ कॉमन लेके कैंसिल आउट करो, या फिर मैं यहीं से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, कॉमन नहीं लेता, ये स्टेप फालतू लगती है मुझे। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा -1 इक्वल्स टू, जितना हो सके ना, जितना हो सके स्टेप्स को बचाने का ट्राई करो, ऐसे जितना लिखोगे उतना ही स्लो बनोगे। ठीक है, दिस इज 2a/2 प्लस d/2, दिस इज p प्लस क्यू माइनस वन, ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं 2 एलसीएम ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास में -1 इक्वल्स टू 1/2 को बाहर ले लेता हूँ मैं, ये मेरे पास में बचेगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन, और d को बाद में लिख लो तो चलेगा ना आप। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सम वाला फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बस यहाँ पे मुझे बाहर n चाहिए था, मतलब p प्लस क्यू चाहिए था, तो मैं दोनों तरफ p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। देखो उसको दो तरीके से कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए था, एस p प्लस क्यू चाहिए था ना, तो वो एक्चुअल में क्या होता, वो ऐसा ही तो होता, p प्लस क्यू/2, p प्लस क्यू/2 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी तो होता। आपको देखो ये इतना वैल्यू आपको पता है, 1/2 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी का वैल्यू पता है कितना, ये -1 के बराबर है, तो मैं -1 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो एस p प्लस क्यू एक तरीके से क्या आ गया मेरे पास में, p प्लस क्यू इंटू -1 हो गया, तो ये आ गया ना एक तरीके से -p माइनस क्यू, ये मेरा आंसर है। समझ में आया? अब देखो मैंने क्या किया, डिफरेंस लेके ये जो पूरी की पूरी वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। समझ में आया? बाकी और कुछ नहीं है। और किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लेना। समझ आएगा सभी को? दोनों सम का फॉर्मूला लिखा, डिफरेंस निकाला, p माइनस क्यू कैंसिल आउट किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। एक बार आप लिख लो जल्दी से। मैं साइड हूँ क्या? थोड़ा साइड हो जाऊँ मैं? लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अरे वीडियो का जाने दो भाई, वो बनने दो उसको जैसे बन रही है। अपन अपना पढ़ाई करते हैं ना, वो ज़्यादा मैटर करता है। और किसी को भी डाउट आए तो पूछ लेना ना। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी स्टेप्स डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट लिखी है, और आपको डाउट आना बहुत ज़्यादा नेचुरल है, वो आ सकता है, तो आप ऐसे शर्माना मत, पूछ लेना। आज डाउट पूछ लोगे तो फिर कल आप डायरेक्ट लिख पाओगे, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आपने ऐसा स्किप कर दिया। बताते जाना, ऊपर करना होगा तो।
ये वीडियो रिकॉर्डिंग से कोई बात नहीं करेगा क्या अब क्लास में? अच्छा है, चलो क्लास शांत रहने लग गई। हाँ बताइए। हाँ यही मैं बोलने वाला था कि आपकी देखो थॉट प्रोसेस ही आनी चाहिए ना, क्योंकि दो इक्वेशन होती है, उनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो आप? डिफरेंस ही लेते हो। हाँ ऐड भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐड करने से मतलब क्या मिलेगा आपको बताओ? हाँ आप देखो इसको ऐड करोगे तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है? कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, दिक्कत ये है। कैंसिल आउट होता तो ऐड कर लेते। हाँ हाँ बताइए। ऊपर करूं? अभी तक नहीं लिखा तुमने? ये वाला क्वेश्चन है बोर्ड में होता तो बहुत लंबा करवाना पड़ता। जो मैंने स्टेप्स बहुत डायरेक्ट लिखी ना, कॉमन लेके डायरेक्ट, उनको पहले एक एक मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन लेके। वो जीरो वाला जो क्वेश्चन है वो 10th क्लास में था क्या तुम्हारे? उसमें पता क्या था? सम ऑफ पी टर्म्स जो है ना वो सम ऑफ क्यू टर्म्स के बराबर है। ये क्वेश्चन था वो, यही क्वेश्चन था। और आपसे सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स पूछा था तो वो जीरो आ जाता है। हम्म। ये वाला कुछ, ये सारे नोट्स एक बार घर जाके रिवाइज करनी चाहिए, क्वेश्चंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी कुछ मतलब निकलेगा। नहीं दिख रहा क्या? ऊपर करना है थोड़ा सा। मैं ऐसा करता हूँ, लैपटॉप भी चार्ज नहीं है। लो लो, इस साइड हो जाओ। हो गया? हर्षित बहुत तेज लिखने लग गया आजकल, क्या बात है? फेमस होना है क्या हर्षित को? चलो हो गया। अच्छा मैंने आपको NH टर्म निकालना सिखाया कि नहीं सिखाया? NH टर्म, TN का फॉर्मूला बताया आपको? A प्लस एन माइनस वन इंटू टी। और किसी दूसरे तरीके से सिखाया है? और तरीका भी सिखाया था मैंने TN का, वो नहीं सीखा आपने? अच्छा SN माइनस SN माइनस वन, वो भी आपको पता है? एक तरीका और सिखाएंगे आज। चलो आगे बढ़ जाएं। देखो सुनो, जैसे मान लो TN का फॉर्मूला क्या होता है मेरे को बताना? A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, SN माइनस SN माइनस वन। एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वो हम सीखेंगे अब, ठीक है? तीसरा तरीका, ये बहुत काम का है, ये आपको सीखना है। ये तो तब यूज करेंगे जब सम का फॉर्मूला आपको दे रखा होगा, ठीक है? तो तीसरा वाला तरीका देख लेते हैं। मान लो आपको सीरीज दे रखी 3,4 लिख लेते हैं, चलो फिर तो 5 लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है?
और थोड़े नंबर्स लिख लेते हैं 6,7,8 बस इतने बहुत। मेरे को बताओ कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो आप क्या करो 1 को n से मल्टीप्लाई करो हमेशा, जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसको n से मल्टीप्लाई करना है। अब n की जगह 1 पुट करना है, n की जगह 1 पुट करोगे तो कितना आंसर मिलेगा आपको 1 × 1 1 मिलेगा। 1 × 1 1 होता है, ऐड नहीं करना भाई, 1 × 1 इज़ 1। अब मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे 3 मिल जाए, 1 में 2 ऐड करना पड़ेगा तभी तो 3 मिलेगा। इतना क्लियर है। तो ये मेरा n स्टर्म आ गया n+2, ये मेरा Tn के बराबर है। विश्वास नहीं आपको, कैलकुलेट कर सकते हो आप, ये लिखवाया था मैंने ऐसा, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर आएगा। चलो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। Tn हम ऐसे लिखते हैं ना, a + n - 1 × d। a का वैल्यू कितना है 3 + n - 1 और d का वैल्यू भी 1 ही था, तो दिस इज n+2। पर हम डायरेक्ट फाइंड कर लिया ऐसा, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक दो और क्वेश्चंस करते हैं, इसको सीखो आप ऐसे निकालने का। मतलब आप बोलोगे कि सर ऐसे भी निकाल सकते थे, ये क्यों सीख रहे हैं ज़बरदस्ती? ये इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना AP के बाद में, जब हम स्पेशल सीरीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस वाले तरीके की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए। ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो आपको सीरीज़ दे रखी है 5, 8, 11 ऐसे करके। मेरे को बताओ n स्टर्म कैसे लिखेंगे, डिफरेंस कितना है, तो 3n लिख लो। अब n की जगह 1 पुट करके देखो कि मैं क्या ऐड करूँ कि 5 मिल जाए, तो 3 + 2 3n + 2। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? मान लो सीरीज़ है 8, 18, 28 इस तरीके से। कितने का डिफरेंस आ रहा है 10n लिख दो। क्या आइडिया सब्ट्रैक्ट करूँ -2। इस n को तो एक तरीके से इग्नोर ही कर दिया करो, ये 1 है, 10 × 1 10 ही होने वाला है, तो 10 - 2 कर दो 8 मिल जाए बस मुझे। समझ में आ गया? मान लो सीरीज़, मान लो मैंने लिख दी 15, 23, 31 ऐसे करके लिख दिया। Tn कैसे लिखेंगे बताओ, डिफरेंस कितना है 8n लिख दिया +7 कर दो, आ गया लिखने, ईजी है बहुत। अगर इसको उससे करते फॉर्मूले से तो देखो ऐसे लिखना पड़ता Tn बराबर a + n - 1 × d, फिर a का वैल्यू 15 पुट करना पड़ता, फिर प्लस, फिर n - 1, फिर d का वैल्यू पुट करना पड़ता जो कि 8 है यहाँ पे। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते 15 + 8 n - 8, फिर 15 में से 8 माइनस करते तो 7 आता। पर ये हमने डायरेक्ट सीख लिया, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये Tn लिखना आ गया ना सभी को। बट आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि जो Tn है उसमें जो n है उसका कोफिशिएंट क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो हम लिख सकते हैं ना कि किसी भी Tn में एक तो वो एक्सप्रेशन होगा लीनियर एक्सप्रेशन है, और उसमें जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा वो d के बराबर होगा। बस इसी बात को लिखना भी है हमको। तो ये आप पहले नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो कुछ एग्जांपल्स, या फिर आप चाहो तो पहले पॉइंट लिख लें। पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, तो पॉइंट लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट लिखो। ऐसा नोट भी लिख सकते हो, ठीक है। nth टर्म ऑफ an AP is linear expression of an where coefficient of n is d, and d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आई होप कि सबको समझ में आया हो, आ गया ना? अच्छा, बट ये मुझे पता कैसे चला क्या कि d मेरा इसका कॉमन डिफरेंस, मतलब ये n का कोफिशिएंट होना चाहिए। देखो ये इसी फॉर्मूले से आया था, इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये जो फॉर्मूला है Tn वाला, Tn
एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो मेरा फॉर्मूला है, अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो ये ऐसे ही आने वाला है ना, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एन इंटू डी, या इसको डी एन भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा माइनस का डी। तो देखो टी एन मेरे पास में क्या आ रहा है, डी इंटू एन प्लस ए माइनस डी। तो एन में तो एक लीनियर एक्सप्रेशन आ गया ना, और एन का कोफिशिएंट देखो क्या है, डी। इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा था आपसे कि एन का जो कोफिशिएंट है वो डी होने वाला है, इसलिए हमको 3 इंटू एन में डायरेक्ट कर रहा था। समझ आ रहा है? यहाँ से मैंने बोला था कि जो एन का कोफिशिएंट होगा वो डी के बराबर होगा, तो जो भी डिफरेंस है उसको एन से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस जो भी करना होगा पहले टर्म बनाने के लिए वो करेंगे। कुछ एग्जांपल्स है, नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट सभी को समझ में आया? एपी का जब भी एन एच टर्म लिखोगे ना, वो लीनियर एक्सप्रेशन ही आता है एन के अंदर, और एन का जो कोफिशिएंट होता है वो डी के बराबर होता है। ठीक है, एग्जांपल्स नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा, हमने एस एन वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन देखा था, नहीं देखा था? एस एन वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं देखा ना, बट मैंने डेमो में तो करवाया था। डेमो में कोई बच्चा आया नहीं था, डेमो हुआ था एक पहले स्टार्टिंग में। तो आपको एस एन का डेरिवेशन चाहिए नहीं चाहिए? एस एन का फॉर्मूला आया कहाँ से, ये चाहिए? टी एन का फॉर्मूले का डेरिवेशन दिया मैंने, नहीं दिया? टी एन का तो दिया ना शायद लास्ट क्लास में, कि हर एक डी का माता जा रहा है, ये तो मैंने थोड़ा सा बताया था ना। एस एन वाला फॉर्मूला भी देखते हैं ना, वो देखना जरूरी है। मतलब एस एन वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं दिया ना, वो पहले वो भी बताते हैं आपको। वैसे वो पहले बताना चाहिए, बट ठीक है चलो बता देते हैं। फॉर्मूला हम तो खैर यूज़ करना सीख गए, डेरिवेशन स्किप करना है, कुछ भी चीज़ें स्किप मत करो, ये सब कनेक्टेड हैं आगे। ये वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। नेक्स्ट चैप्टर इजी चैप्टर, इजी वेक्टर एंड 3D, बहुत इजी चैप्टर है, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। चलो आगे पढ़ लें। एस एन का फॉर्मूला देखते हैं आज कि कहाँ से ड्राइव हुआ है एस एन का फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ लें। चलो देख लेते हैं। मेरे को पहले ये बताओ कि एस एन का फॉर्मूला होता क्या है? एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बॉटल दे दो भाई जल्दी से। अरे नहीं, बाय बाय। चलो ये फॉर्मूला होता है क्या, सभी को याद है ये वाला फॉर्मूला? 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, किसी को नहीं पता कि फॉर्मूला कहाँ से आया? डेमो जिसने लिया था उसको छोड़कर, मैं पहले से बता था, बाकी किसी को नहीं पता। चलो बताते हैं। बट ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, तो आपने पूछा नहीं क्लास में जाके? तो बोलना तो था कि फॉर्मूला कहाँ से है। कितना बढ़िया फॉर्मूला, डायरेक्ट टर्म्स का सम करके देता है एक बार में, पर आया कहाँ से वो नहीं पता किसी को ना। देख लेते हैं। अच्छा, ये जो जितने भी इसमें टर्म्स हैं वो सब जनरल टर्म्स लिखे हुए हैं, तो जनरल सीरीज से आया होगा, ये तो पता है ना सभी को। ये भी नहीं पता होगा, कुछ नहीं पता। अच्छा, जनरल सीरीज तो पता है सभी को? जनरल सीरीज पता है क्या होती है, बताओ? पहले टर्म ये होता है, फिर a प्लस डी होता है, फिर a प्लस 2d होता है, ऐसे ही चलता रहता है ना। लास्ट टर्म क्या होता है?
ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला किसका बनाना है, सम का फॉर्मूला बनाना है। तो एक तरीके से मुझे सारे टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मैं सम के बराबर लिख पाऊंगा। तो मैं एस एन मतलब कि सम ऑफ एन टर्म्स, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि ये फर्स्ट टर्म प्लस इस तरीके से सेकंड टर्म प्लस ऐसे थर्ड टर्म, और इस तरीके से सारे टर्म्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मैं एस एन के बराबर बोल पाऊंगा। आखिरी टर्म मैंने क्या लिख दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मेरे को ये बताओ कि इससे जस्ट प्रीवियस वाला टर्म कौन सा होगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। किसने बताया ये, बढ़िया बताया भाई, ये बता नहीं पाते वैसे बच्चे, बट एन माइनस टू डी समझ में आया। चलो ठीक है, अब देखो मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ और आप मेरे को बताना कि उसका सम क्या होने वाला है। ठीक है, येलो कलर से लिख देते हैं। चलो 2 प्लस 3 प्लस 4 का सम कितना होता है, जिसने डेमो लिया वो नहीं बताएगा, जिसने नहीं लिया वो बताएगा। ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है बताओ, 9। अब मैं इन नंबर्स को उल्टा करके लिख दूंगा ऐसे करके, 4 प्लस 3 प्लस 2, तो सम कितना होगा, सम में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। तो ऐसे ही जब मेरे पास में ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 ऐसे करके n नंबर्स हैं, इनको मैं उल्टा करके लिख दूं और फिर वापस से ऐड कर दूं, तो सम तो ऐसा नहीं रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना ऐसे वापस हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले मैंने लास्ट टर्म लिख दिया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर उससे पहला वाला टर्म लिख दिया ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, फिर ऐसे करके मैं लिखता जा रहा हूँ, और जो मेरा फर्स्ट टर्म था उसको मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया और सबको सम कर दिया, तो सम तो वापस एस एन के बराबर रहने वाला है। अब मैं वर्टिकली अगर ऐड करता हूँ तो देखो, मान लो मैंने ऐसे वर्टिकली ऐड किया टर्म्स को, तो 2 प्लस 4 कितना होता है 6, और 3 प्लस 3 कितना होता है 6, और 4 प्लस 2 कितना होता है 6, और 9 प्लस 9 कितना होता है 18। अब लेफ्ट साइड में सम करो कितना आ रहा है 18, राइट साइड में भी 18 आ रहा है। तो वर्टिकली ऐड करने से लेफ्ट और राइट में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, दोनों स्टिल बराबर हैं। तो मैं अगर वर्टिकली ऐड करूंगा लेफ्ट साइड को, तो एस एन और एस एन क्या हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ ना इसको 2SN। और ये देखो, ये फर्स्ट टर्म मेरा ए था और नीचे से ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, ए और ए कितना हो जाएगा 2a, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को भी ऐड करते हैं, है ना। देखो इधर से a और a कितना हो जाएगा 2a, और ऊपर से मैंने d एज इट इज लिख दिया। अच्छा कॉमन लेके देखें डायरेक्ट, ऊपर से और नीचे से d कॉमन आ रहा है, अगर मैंने d कॉमन ले लिया तो ऊपर से क्या बचेगा 1 और नीचे से क्या बचेगा n माइनस टू, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से ये देखो क्या हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो रह गया ना वापस से, तो एक तरीके से ये वाला टर्म ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको इरेज करके यही लिख दूँ। समझ में आ रहा है सभी को, इसको इरेज करके ये लिख देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर पहुँचा देते हैं, समझ में आ गया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरीके से सारे टर्म ऐड होते जाएंगे, और लास्ट टर्म भी देख सकते हो आप, देखो ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जब a से ऐड होगा तो a और a क्या हो जाएगा, देखो वापस से सेम टर्म आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे यहाँ पे ये जो 6 6 6 3 बार आया था, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ना कि 3 इंटू 6, एक ही तो बात है, 6 को 3 बार ऐड करने से अच्छा 3 इंटू 6 लिख दो। ऐसे ये जो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे ये कितनी बार आ रहा होगा n बार, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो n थे ना मेरे पास में, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे करके। अब इनको n बार लिखने से अच्छा मैं n इंटू दिस नहीं लिख सकता, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 2SN मेरा किसके बराबर हो जाएगा, n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो SN का वैल्यू कितना आ रहा है, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर आ रहा है। यहाँ से फॉर्मूला जनरेट हुआ था। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, बट एक फॉर्मूला और होता है, आपने देखा होगा कि SN बराबर n/2, हाँ T1 प्लस TN। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला यहीं से आया। देखो कैसे आया था, n/2 तो मैंने ऐसे लिख दिया, इस 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a प्लस a लिख सकता हूँ, a प्लस a तो 2a होता है, और प्लस एन माइनस वन इंटू डी मैंने साइड में लिख दिया। ये वाले पार्ट को ही तो TN बोलते हैं।
और इस a को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, तो ये n/2 देखो क्या आ गया, T1 + Tn। तो ये फार्मूला यहीं से जनरेट हुआ था। ठीक है, क्लियर है, दोनों फार्मूले क्लियर हैं, एकदम क्लियर, ये समझ में आया। अब देखो आपको पूरी प्रोसीजर याद नहीं रखनी, बस छोटी सी बात याद रखनी है कि जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला था वो कहाँ से जनरेट हुआ है, जो जनरल सीरीज थी उसमें टर्म्स को ऐड किया, फिर उल्टा ऐड किया और वर्टिकली ऐड करके सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। मतलब सम्स को उल्टा करके वर्टिकली ऐड करके आंसर आ गया, बस ये बात याद रखनी है, बाकी आप सॉल्व कर लोगे, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, अब डेरिवेशन देखो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ना मीन से पूछेंगे, ना एडवांस से पूछेंगे, बट जो क्वेश्चंस आने वाले ना आगे स्पेशल सीरीज में, उन सब में ये वाले डेरिवेशंस काम आते हैं। अब जिस बच्चे को पता होगा वो उन वाले क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करेगा, वरना नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको ये सिखाया जा रहा है। ठीक है, और बाकी हम कोई भी फॉर्मूला पढ़ेंगे ना उसके पीछे का रीज़न जरूर देखेंगे कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, ऐसे नहीं कि कुछ भी हमने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, बाकी लिख सकते हो आप, इसको नहीं लिखना है ना 2 + 3 + 4 का, ये समझाने के लिए था बस। थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ, मुझे लगता है, लिख लो पहले जल्दी से। स्टिल किसी को डाउट आएगा तो यूट्यूब पर जाके वीडियो रिवाइंड कर लेना, और वीडियो में भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, क्लास में बता देंगे वापस। ठीक है, और जो कमेंट करेगा उसी को बताएंगे। थोड़ा रीच मिलेगा ना वीडियो को। अच्छा, बता देंगे भाई, मना करूँगा क्या आपका डाउट में, बताओ। ये बात समझा कि नहीं? चलो, क्या देख रहे हो बाहर भाई? है साहिल, बारिश हो रही है? कल तो छुट्टी है तुम्हारी, कल तो एंजॉय करोगे बढ़िया, इंडिपेंडेंस डे। हाँ, देश आजाद हुआ था। ये देखो, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है। 2 बार होता तो 2 × ये लिख सकते थे, 3 बार होता तो 3 × ये लिख सकते थे, n बार है तो n × ये लिख दिया। चलो, हो गया सभी का, समझ तो आया ना सभी को? बाय बाय, लिख लो जल्दी से। आगे पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ लें, चलो। ये एसएन वाला फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे हम। फॉर्मूला क्या था हमारा एसएन का? n/2 2a +
n माइनस वन इंटू डी, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा होगा। अभी दिख रहा है ना सभी को? ठीक है। तो ये मेरा एस एन का फॉर्मूला है। इसको भी अब मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या आ जाएगा। दिस इज एन ए, इतना क्लियर है सभी को? एन ए कैसा है? एन बाई टू को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से 2 कैंसिल, एन ए बचा, प्लस एन बाई टू इंटू एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। इधर सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। तो ये मेरे पास में आ जाएगा एन ए प्लस एन स्क्वायर बाई टू इंटू डी माइनस एन डी बाई टू। ये समझा क्या? ये एन इंटू डी मल्टीप्लाई में था और वो वापस एन से मल्टीप्लाई होगा तो एन स्क्वायर इंटू डी बाई टू हो जाएगा, और ये एन डी बाई टू हो जाएगा माइनस के साथ में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? एन स्क्वायर में दिस इज डी बाई टू इंटू एन स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। और प्लस एन अगर कॉमन ले लिया तो ये ए माइनस डी बाई टू बचा मेरे पास में। नहीं समझा मुझे लग रहा है आपको ना? क्या नहीं समझा सो बताओ। ये डी बाई टू यहाँ से ले लिया ना, बीच वाला टर्म। अभी भी नहीं समझा? ये डी बाई टू और एन स्क्वायर ही तो है, और फिर प्लस एन कॉमन लिया ना इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से, तो ए माइनस डी बाई टू ही तो बचेगा। देखो देखो ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो, खूब टाइम है अपने पास में, पहले ध्यान से देख लो। समझा आपको? नहीं समझा? पहले बीच वाला टर्म देखो, बीच वाला टर्म, इसमें डी बाई टू है इंटू एन स्क्वायर है, डी बाई टू इंटू एन स्क्वायर। अभी समझा? अरे ये डी बाई टू इंटू एन स्क्वायर ही तो है, तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, डी बाई टू इंटू एन स्क्वायर। अब मैंने ये वाले टर्म और इस वाले टर्म में से एन कॉमन लिया है, तो ए माइनस डी बाई टू ही तो बचेगा। अभी समझ में आ गया? मेरे को बताओ ये कैसा एक्सप्रेशन आया है? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया ना एन के अंदर, जिसमें ए का वैल्यू क्या बताओ? मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर का वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर इज डी बाई टू। ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जानते हो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना पढ़ाया था मैंने आपको। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें क्या है कांस्टेंट टर्म? इसमें नहीं बता सकते अब। इसमें मेरे को बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल में बन रही है? एन में ना। अब बताओ कांस्टेंट टर्म कितना है? हाँ, जीरो। देखो विभव बहुत धीरे से आंसर बताता है बट सही आंसर बताता है। अरे देखो ये तो एन स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट हो गया, ये एन का कोएफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट टर्म जीरो है भाई। हाँ, अरे विभव है, सोचता है चीजें, मतलब ऐसे नहीं है कुछ भी बोलता है। कल देखा नहीं तो एन प्लस कुछ तो था ना, एन प्लस पी, अच्छा बताया था, एन प्लस के, है ना? बढ़िया दिमाग है ना। चलो समझ में आया? कांस्टेंट टर्म कितना है इसमें बताओ? जीरो। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा एसन का एक्सप्रेशन होता है ना एपी में, वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर कितना होता है? डी बाई टू। इस बात को हमें लिखना भी है, तो लिख लेते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स of an AP is quadratic expression of n where coefficient of n square is d by 2 and there is no कांस्टेंट टर्म। अब आप मेरे को बताए कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बताओ जिसमें कांस्टेंट टर्म जीरो हो, वो एक एपी का सम को ही डिनोट करेगा। आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, कुछ भी, कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बताओ। 5
x की जगह n ले लेते हैं, n ले लेते हैं, 5n स्क्वायर प्लस 2n। ये क्वाड्रेटिक ये जो एक्सप्रेशन आया ना, ये किसी ना किसी AP के सम को डिनोट कर रहा है। प्रूव करके देखना है, चलो प्रूव करके देखते हैं। मैंने पहले लिख दिया कि ये SN के बराबर है किसी ना किसी AP का। अब वो AP भी मैं आपको फाइंड करवा के दिखाता हूँ। देखो मेरे को बताओ कि अगर ये AP का एक्सप्रेशन है, पहले हम मान लेते हैं कि ये AP के सम का एक्सप्रेशन है, तो मेरे को बताओ कि D का वैल्यू कितना है। यहाँ से कंपेयर करके बता सकते हो? ऐसे कंपेयर नहीं करते। देखो अंकिता, मेरे को बताओ कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट था वो किसके बराबर था? D/2 के बराबर था। और यहाँ पर n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 5। तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। D का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, 10, नॉट 2.5। इस तरीके से कंपेयर किया जाता है पहली बार। तो D का वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। अब मैं ये भी प्रूव करके दिखाऊंगा कि इसमें D का वैल्यू 10 आ रहा होगा, इस वाली AP में D का वैल्यू 10 आ रहा होगा। मेरे को बताओ कि जैसे कोई भी AP होती है, उसका जो फर्स्ट टर्म होता है, जैसे जो भी होगा फर्स्ट टर्म, मान लो A1 मैंने लिख दिया, और मैं S1 जो है वो क्या मेरा फर्स्ट टर्म के बराबर ही होता है, क्योंकि S1 क्या होगा कि पहली टर्म का सम, और पहली टर्म का सम मतलब पहली टर्म ही तो हुआ। तो मैं S1 को A1 बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? तो अगर मुझे इसमें A1 चाहिए, मतलब कि T1 चाहिए, तो T1 के लिए मुझे S1 निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो S1 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? देखो S1 कितना आ जाएगा, n की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 7। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी AP का पहला टर्म 7 हो जाएगा, और दूसरा टर्म अगर कॉमन डिफरेंस में 10 अज्यूम करके चल रहा हूँ, तो दूसरा टर्म कितना हो जाएगा? 17। मैं प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ कि दूसरा टर्म 17 है। देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं। आप S2 निकाल सकते हो, यहाँ से S2 निकाल सकते हैं। 2 पुट करेंगे, कितना आएगा सम? 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 5 से कितना होता है? 20, 20 प्लस 4 कितना होता है? 24। और अगर मेरा पहला टर्म कितना था, देखो S2 मुझे एक तरीके से क्या T1 प्लस T2 ही तो देता है, और मुझे T1 पता है मुझे कितना है मेरा 7, तो T2 देखो कितना आएगा, ये 24 के बराबर है। T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 24 माइनस 7, 17। देखो 17 आ भी रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये जो एक्सप्रेशन आया है ये AP के सम का एक्सप्रेशन है, जिसका कॉमन डिफरेंस मैंने डायरेक्ट निकाल दिया था 10। तो ये बात प्रूव हो गई कि एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ n where constant term is 0 is the expression of sum of n terms in AP। बोल सकते हैं? समझ में आ गया? और उसमें जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? D/2 के बराबर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बट अगर इसमें कोई कांस्टेंट टर्म होता ना, तब मैं नहीं बोल सकता था कि ये जो एक्सप्रेशन है ये AP के सम का एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया? कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए, तभी वो AP के सम का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। ठीक है, लिख लो मतलब कि ये सारी जो बातें ना बहुत काम आने वाली है, मतलब आपको बताऊंगा कैसे काम आएगी, और खासकर एडवांस के क्वेश्चंस में काम आने वाली है। अगर किसी को IIT में जाना है तो ये सब चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी फिर आपकी इच्छा है। और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं एकदम एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करो। वेलकम। यश को फेमस होना है भाई, यश फेमस होना है तो ऐसे बोल दो, हर क्वेश्चन के बाद में तुम्हारा नाम ले लूंगा। अच्छा नीचे करना है, नीचे मतलब ऐसे नीचे या ऊपर नीचे? ऊपर करना है। एटलीस्ट सारे बच्चे के कमेंट करेंगे तो बढ़िया रीच मिलेगा वीडियो को। लास्ट टाइम किसी ने कमेंट नहीं किया था, किया था क्या? निनाद का कमेंट आया था भाई। हाँ अरे नहीं, अभी अभी लाइक करता हूँ, रिप्लाई करूँगा तुम्हारी कमेंट पे तो। हाँ हाँ मैं उसमें बोर्ड्स का वीडियो भी डाल रहा हूँ। बोर्ड्स का मतलब जैसे 12th क्लास में जब आप आओगे तो आपको बोर्ड भी तो देना पड़ेगा ना, तो तब तक पूरा बोर्ड्स का भी डाल दूंगा पूरा वीडियो, ताकि आपको बोर्ड्स की भी हेल्प मिल जाए। और जेई मेंस के जैसे मैं PYQs के क्वेश्चन मैं अभी जैसे क्लास में नहीं लेता हूँ,
अब मैं चाहूँ तो वो भी ले सकता हूँ, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ कि मेंस के क्वेश्चंस आप खुद से करो। तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि जो मेंस के क्वेश्चंस की PYQ वाली लिस्ट है उसको बनाता हूँ यूट्यूब पर, 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बना लेते हैं चैप्टर वाइज। मेंबरशिप शुरू करनी पड़ेगी फिर लग रहा है, 5 रुपये की। बच्चों से क्या, बच्चे फ्री में देखें, बस पढ़ाई करें अच्छे से। नीचे करना है क्या? अरे इसको मैं कॉन्सेंट टर्म नहीं आएगा, इसको हटा देना, ठीक है? ये नहीं आएगा, ये तो नहीं लिख देना किसने, प्लस सी स्पेशली नहीं आने वाला है। क्या हुआ? चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। हमारी क्लास स्टार्ट कब हुई थी? 4:30 ना, जो टाइम है। हो गया, लिख लिया सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है आपको जल्दी से। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर 7 करोड़ के लिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, sum of n terms of 2 APs are in the ratio और रेशियो क्या दे रखा है आपको? 7n+1 रेशियो 4n+27। देन फाइंड ratio of 11th term, then find ratio of their, भी लिख सकते हैं आप, then find ratio of their 11th terms। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ब्रीफ कर देता हूँ, और दिस इज टर्म, ठीक है? आपको 2 APs है मेरे पास में। पहली वाली AP मैं मान लो N1 लिख देता हूँ, और दूसरी वाली AP N2 लिख देता हूँ। इन दोनों APs का, इसको S1 लिख देना। नंबर ऑफ टर्म्स तो N ही है मेरे पास में, ठीक है? ये पहले वाली AP का सम है, ये दूसरी वाली AP का सम है, और इन दोनों सम का जो रेशियो है आपको वो गिवन है कितना? 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27, ये रेशियो आपको गिवन है। और आपसे पूछा क्या है? 11th टर्म का रेशियो, मतलब कि जो पहली वाली AP थी T1, उसका 11th टर्म, और जो दूसरी, जैसे मान लो पहले वाली AP को मैं स्मॉल t से डिनोट करता हूँ, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा, T11 और कैपिटल T11। आपसे ये पूछा है, इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है? इसको S1 S2 की जगह स्मॉल s से डिनोट कर लेता हूँ, ये कैपिटल S से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है? बताओ। हाँ, 26/17 इज द रॉन्ग आंसर। आपने यहाँ पे n की जगह 11 पुट करा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो सुनो, 26 अपॉन क्या आंसर आया आपका? 17। वो S11/S11 आया, मेरे से T11/T11 पूछा गया है। ये स्मॉल s और मैंने कैपिटल S इसलिए बनाया है, वो पहली वाली AP है, दूसरी वाली AP।
दोनों एपीज का सम का रेशियो आपको गिवन है और 11th टर्म का रेशियो आपसे पूछा गया है कि 11th टर्म का रेशियो क्या होगा। ये आपको करके दिखाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, शायद आप कर पाओ। एक बार ट्राई करो। यस, दोनों एपीज एक डिफरेंट एपीज है, उनका जो सम का रेशियो है वो आपको गिवन है। आप ये बस मान सकते हो कि जो दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स है वो n है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला भी है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो। दोनों एपीज में नंबर ऑफ टर्म्स n है, पर a और d तो अलग अलग ही होगा। बताइए। हाँ, 78/44 नहीं, 7/16 नहीं, 12/70 वो भी गलत है। आप बोलोगे सही क्या है सर पे? हाँ, कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा आंसर। चलो मैं बताऊं। हाँ, आंसर मेरे ख्याल से 4/3 है। बाय बाय। तुम्हारा आ गया अर्षित आंसर? आंसर 4/3 के समथिंग लग रहा है मेरे को। आंसर 4/3 है। यस। चलो करवा देते हैं, मेरे ख्याल से करवा दें, करवा दें। अच्छा, कर कैसे रहे हो आप? हाँ, हाँ हाँ, वैसे ही करना है, वैसे ही करना है। हाँ, बहुत सारा नहीं, थोड़ा इजी बन सकता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। वैसे ही थोड़ा सा सही सोच। हाँ, आंसर 27 नहीं है।
हमको T11 अपॉन कैपिटल T11 ये फाइंड करना है कि ये रेशियो क्या, ठीक है बताते हैं इसको। हाँ फिर आप बताइए देता हूँ 7/5। चलो फिर भी आपने ट्राई किया, बस उतना ही चाहिए। अब देख लेते हैं, देखो कैसे होगा। मेरे को बताओ पहली वाली एपी के लिए आप सम का फॉर्मूला लिख सकते हो, वही होगा n/2 हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। दूसरी वाली एपी के लिए सम का फॉर्मूला क्या होगा, n/2। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही रहने वाले हैं, पर a का वैल्यू कुछ ना कुछ कैपिटल ए लिख दिया मैंने, क्योंकि ये दूसरी एपी है ना, और इसको नंबर ऑफ टर्म्स n-1 और इसका डी मैंने कैपिटल डी लिख दिया, लिख सकते हैं। इक्वल्स टू ये जो रेशियो है ना सम ऑफ n टर्म्स का, वो आपको कितना दिया है, 7n+1 डिवाइड बाय 4n+27। ठीक है, मैं एक बार इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, n/2 से n/2 कैंसिल आउट, और इन दोनों में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या अपन? तो जब आप 2 कॉमन लोगे यहाँ से तो ये आ जाएगा a प्लस n-1/2 इंटू डी, यही आएगा, एंड डिवाइडेड बाय, इधर से भी अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो आ जाएगा कैपिटल A प्लस n-1/2 इंटू कैपिटल डी, और ये किसके इक्वल है, 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27 के। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में ऐसा कुछ रिलेशन आ गया। ठीक है, मेरे को बताओ अपन को फाइंड क्या करना था, ये दिख रहा है ना सभी को? हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था स्मॉल t11 अपॉन कैपिटल T11, और स्मॉल t11 एक तरीके से है क्या, वो a प्लस 10 d के बराबर है, और कैपिटल T11 क्या है, कैपिटल A प्लस 10 इंटू कैपिटल D के बराबर है। ये क्लियर है क्या? अब मेरे ऊपर, जस्ट मेरे ऊपर नहीं, इसके ऊपर आपको ऐसा इक्वेशन दे रखा है, देखो स्मॉल a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मुझे इसको स्मॉल a प्लस 10d बनाना है तो क्या n-1/2 को मुझे 10 बनाना पड़ेगा? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मुझे इसको a प्लस 10d बनाना है तो n-1/2 को 10 बनाना पड़ेगा ना। तो मैं लिख सकता हूँ साइड में कि n-1/2 जो है वो 10 के बराबर है। तो यहाँ से n-1 को क्या लिख सकता हूँ, 20, और n को क्या लिख सकता हूँ, 21। समझ आ रहा है? ये बाहर से क्या कर रहे हैं, गाय n का वैल्यू 21 मिल गया। हाँ, ये मैंने थोड़ा सोचा ना कि मैं इसको T11 बनाने के लिए a प्लस 10d चाहिए, तो n-1/2 को मुझे 10 बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो n-1/2 को अगर मैं 10 बनाऊंगा तो n का वैल्यू 21 लेना पड़ेगा। देखो n का वैल्यू 21 लोगे तभी तो ये 10 बनेगा। 21 - 1 कितना होता है, 20/2 कितना होता है, 10। इधर भी 10 बन जाएगा, इधर भी 10 बन जाएगा। तो n का वैल्यू मैंने यहाँ से डिसाइड कर लिया कि n का वैल्यू 21 लेना पड़ेगा। तब मुझे लेफ्ट साइड में क्या मिल जाएगा, a प्लस 10d, और नीचे कैपिटल A प्लस 10 इंटू कैपिटल D। n का वैल्यू 21 लेने से ही देखो ये क्या मिल गया, a प्लस 10d, और ये क्या मिल गया, कैपिटल A प्लस 10 इंटू कैपिटल D। अगर n का वैल्यू मैंने लेफ्ट साइड में 21 लिया है तो राइट साइड में भी 21 लेना पड़ेगा। वो 21 मिल लेने से ही तो 10 मिला है ना, ये बात समझ आ रही है कि नहीं? तो 21 मुझे राइट साइड में भी लेना पड़ेगा। तो देखो वो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 21 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 21 प्लस 27। समझ में आ रहा है? और ये जो a प्लस 10d होता है, क्या मेरा यही T11 के बराबर है? और a प्लस 10 इंटू कैपिटल D ये T11 के बराबर है ये भी। तो देखो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, और प्लस 1, और डिवाइडेड बाय 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 27। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 148 है ना। देखो कितना फास्ट करता हूँ मैं। 84 प्लस 27 कितना होता है, ये वाला आप करके दिखाओ जल्दी से। जैसे मैंने ऊपर वाला किया है ऐसे आप नीचे वाला करके दिखाओ। 111 121 होगा, 111 होगा, 111 होगा ना। इतना भी फास्ट नहीं करना था सर। ये नहीं
चलो ये 148 अपॉन 111 ये किससे डिवाइड होता है? किसी से नहीं होता, किसी से होता होगा। अच्छा ये 111 तो 3 से होता है कि नहीं होता? देखो सम देखो 3 से, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको एक बार 3 से। कितना आंसर आएगा? 3 3 जा 9, 2 और 1 बचा, 3 7 जा 37 टाइम्स चला गया। इसको मैं 37 लिख लेता हूँ, मतलब कि 37 से ये डिवाइड हो रहा है कितनी बार में? 3 बार में। 37 से ये भी डिवाइड होना चाहिए वैसे तो, चांसेस हैं। 37 इंटू 4 करो, देखो 4 7 जा 28 का 8 करी लगी 2, 4 3 जा 12 और 2 24। नहीं 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 नहीं, 4 7 4 जा 28, 8 करी लगी 2, 4 3 जा 12 और 2 14 होता है, सही तो है। 4/3 हमारा आंसर क्या आ गया? 4/3। तो स्मॉल t11 कैपिटल T11 का रेशियो कितना आ गया? 4/3। इजी क्वेश्चन था बट अप्रोच इजी नहीं थी। कोई नहीं, धीरे धीरे सीखोगे ना, धीरे धीरे सीख जाओगे। क्या हुआ? हाँ कैलकुलेशन नहीं हो पाया आपसे क्योंकि आप अभी क्या हो, छोटे बच्चे, धीरे धीरे बड़े होंगे। हाँ अभी ये हमने दिया है एस ऑफ एन, जैसे मैंने यहाँ पे 11 डाला, वैसे एक इसमें -10 भी डाल के एस ऑफ एन। देखो वो एक्चुअल में क्या है कि आप जो कर रहे हो ना उसमें कोई गलती नहीं है, बट उसमें दिक्कत ये है कि ये पहले से कैंसिल आउट कर रखा है इन्होंने, n/2 टर्म्स को कैंसिल आउट कर दिया। अगर n/2 कैंसिल आउट नहीं करते, अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ n होता तो ये प्रॉपर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता, बट ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बचा ही नहीं है क्योंकि देखो ये n/2 से n/2 कैंसिल आउट कर चुके हैं। ये इसमें भी जो फॉर्मूला था ना यहाँ पे, देखो मैंने आपको बताया सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ n आना चाहिए। आपका डाउट होना चाहिए था कि सर ये जो आपने रेशियो लिखा है सम ऑफ n टर्म्स का, वो लीनियर एक्सप्रेशन कैसे लिखा है, वो तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। वो एक्चुअल में n इन्होंने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया दोनों तरफ से। देखो जैसे हमने यहाँ से n/2 कैंसिल आउट किया था ना, ऐसे इन्होंने भी कैंसिल आउट किया होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये लीनियर एक्सप्रेशन आया। और इसमें कॉन्स्टेंट टर्म होता नहीं है तो n कॉमन ले सकते नहीं ले सकते, और n दोनों में से कॉमन लिया और कैंसिल आउट कर दिया। रिलेट कर पा रहे हो आप कि नहीं? अगर वो कैंसिल आउट नहीं करते तब आप लिख सकते थे कि S11 माइनस S10। अरे फेमस होना है। हमेशा के लिए फेमस हो जाओगे। लिख लो जल्दी से। विभव समझा कि नहीं? कुछ डाउट आए तो पूछ लेना ना, शर्माना मत इनसे। कुछ बोल रहा है क्या साहिल? परेशान करे तो बता देना, है ना? अरे लिख लिया सभी ने? ये वाली वैल्यू तो खुद से कर सकते हो आप, तो हो जाएगा खुद से, कर लोगे तुम। हर्षित से पूछ रहा हूँ, हर्षित हो जाएगा? मैंने तो करा दिया एक बार, अब तुम्हारी बारी है करने की। घर जाके प्रैक्टिस करना आ जाना।
चलो आगे देख लें। ये लिख लिया होगा सभी ने मेरे ख्याल से अब तक तो। थोड़ा सा और लिखना है तुमको, थोड़ा सा और लिख लो। देखो हो गया तुम्हारा, चलो बढ़िया। और बताओ, घर जाके मस्ती तो नहीं करते तुम? पढ़ाई करते हो बस? वैभव को परेशान नहीं करेगा भाई कोई भी। वैभव सबसे अच्छा बच्चा है, सबसे प्यारा बच्चा है ये, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता है और इधर उधर कुछ भी ध्यान नहीं है। लिख लिया सबने? कोमल हो गया आपका? आगे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से। इजी, एकदम इजी। एक बात याद रखना कि हम जब भी पढ़ेंगे ना, एक क्वेश्चन अगर मैंने सॉल्व करा दिया तो अगला क्वेश्चन एकदम डिफरेंट ही आने वाला है, सेम कभी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन इजी रहेंगे बट आपको सोचना थोड़ा अलग तरीके से रहेगा, ताकि आप अलग अलग सोच आपकी डेवलप होती जाए, ताकि आप हर डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर दो। यूं नहीं कि 10th क्लास की तरह एक क्वेश्चन करवा दिया, एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है सेम। वो आपको एक अलग तरीके से सोचने पे मजबूर नहीं करता। मैं जब भी पढ़ाऊंगा हर एक क्वेश्चन एकदम डिफरेंट अप्रोच होगा। आप सोचो, उसको कर सकते हो, करके दिखाओ। जो करके दिखाएगा उसको चॉकलेट भी दे देंगे। NNAP, हाँ वैभव का बाकी है क्या चॉकलेट? चलो दे देंगे बाद में। NNAP, अरे बातें नहीं, क्वेश्चन लिखो अभी। NNAP if TM मतलब समझते हो? mth term equals to 1/m and Tn equals to 1/m। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस NHM का फॉर्मूला लिखना है भाई। then find SMN, ये फाइंड करना SMN, सम ऑफ mn टर्म्स, m इंटू n टर्म्स। आप बस फॉर्मूला लिखो, a और d का वैल्यू निकालो और इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। ये कर सकते हो आप, हर एक बच्चा कर सकता है ये वाला। ये इजी क्वेश्चन है सच में। आप फॉर्मूला तो लिखो, tm का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की जगह m ले लिया और इसको 1/m के इक्वल लिख दो। वेरिएबल देख के घबराना नहीं है, सामना करना है हमें वेरिएबल का भाई। ऐसे कब तक भागोगे? हम क्लास में इतने अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको मेंस के क्वेश्चन इजी लगे। हाँ सही बात है। दिस इज TM क्या हो जाएगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पर m। करो करो करो, नमन से दूर हो गए तुम? हाँ बढ़िया है, उधर अच्छा है। नमन देखो पढ़ने लग गया, अभी सॉल्व कर रहा है नमन। और तुम? पता नहीं था मुझे अभी तक। हाँ बस अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लो, a और d का वैल्यू निकालो। धीरे धीरे हम भी लिखना शुरू करते हैं।
इसको लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1/n। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या दिया था, tn ना, उसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/m। बस अब दोनों का डिफरेंस लो, देखो a से a कैंसिल आउट हो रहा है, वहां से d का वैल्यू निकालो आप जल्दी से। हाँ, दोनों का डिफरेंस लेके d का वैल्यू निकाल दो, निकालो निकालो, डरना नहीं है, डिफरेंस लो एकदम, डिफरेंस लो, कॉमन लो, d कर सकते हो आप, कर सकते हो, कोशिश, पहले आप डिफरेंस तो लो। एक बार अपना पेन उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो, आपका आंसर आएगा। चलो करो, आगे करो। दोनों में से डी कॉमन ले लो, दोनों में से डी कॉमन आ जाएगा, फिर सॉल्व करो, डी कैंसिल नहीं होगा, डी कॉमन लेना है, डी का तो वैल्यू निकालना है आपको, ए और डी चाहिए बस। देखो जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/mn, सिर्फ 1/mn आ रहा है। डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए का वैल्यू निकालो। अब देखो डी अगर मैंने कॉमन लिया तो ऊपर से ऐसा आ जाएगा ना, m माइनस 1 माइनस में n माइनस 1, डायरेक्ट ऐसा आया होगा ना। देखो ये स्टेप मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप अलग अलग करके करते हो ना, मैं डायरेक्ट करता हूँ। मैं डी यहाँ से दोनों में से डायरेक्ट कॉमन लेता हूँ, m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 लिखता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1/n माइनस 1/m, ऐसे लिखा ना आपने भी। बस अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व ऐसे हो जाएगा। देखो डी कॉमन लिया, दिस इज m माइनस 1 माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा। ब्रैकेट लगाना भूल गए क्या आप, ब्रैकेट लगाया करो वरना गलती कर दोगे। -1 से +1 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बचा, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आ रहा है, mn, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m माइनस n आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यहाँ से क्या बचा, d इंटू m माइनस n इक्वल्स टू, कुछ गलती करी आपने। अब देखो m माइनस n से m माइनस n कैंसिल आउट, और d का वैल्यू कितना आ गया, 1/mn। इतना जल्दी भी नहीं बताना आंसर, थोड़ा बहुत तो चलता है। d इक्वल्स टू 1/mn, d का वैल्यू आ गया। अब d का वैल्यू आप क्या करोगे, इक्वेशन में पुट करोगे, कोई भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, वहां से a का वैल्यू निकालेंगे। बताओ कौन सी इक्वेशन पुट करना है, जिसमें आप बोलोगे उसमें पुट करेंगे। फर्स्ट में कर दें, बताओ भाई, नील से पूछते हैं, नील किस में डालने, बताओ। दो, एक में डालूंगा मैं, टीएन में, चलो नीचे वाले में डाल, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना दे रखा था, 1/m दे रखा था। हाँ ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 1/mn इक्वल्स टू 1/m। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, a का वैल्यू निकालना है यहाँ से। देखो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दे, क्या, जब 1/mn को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/m मिलेगा, बस n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/mn को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, -1/mn इक्वल्स टू 1/m। 1/n से 1/m कैंसिल आउट, a का वैल्यू कितना आ गया, 1/mn हो गया ना प्लस में, उधर जाके a का वैल्यू भी 1/mn, d का वैल्यू भी 1/mn। a और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूले में, SMN पूछा है आपसे, SMN क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। SMN हो जाएगा मेरे पास में mn/2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ए और डी की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/mn।
घबराना नहीं है बिल्कुल भी। mn/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था 1/mn प्लस दिस इज mn-1 इंटू डी का वैल्यू कितना था 1/mn। बहुत बढ़िया। एलसीएम ले लेंगे क्या mn हम, ये हो जाएगा mn/2, एलसीएम ले लो, दिस इज mn, ऊपर से देखो इधर क्या कितना आ गया 2 और इधर से कितना आ गया mn-1। बहुत बढ़िया। mn से mn कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1/2 और mn कितना बचा +1, ये मेरा क्या आ गया SMN आ गया, SMN 1/2 mn+1, ये मेरा फाइनल आंसर है। कुछ ज़्यादा टफ था क्या क्वेश्चन? कोशिश एक बार अगर कोशिश करते तो आंसर आ जाता। डी आ गया था ना, बस चलो ऊपर कर दो इसको। कहाँ से? डी से? बस ठीक है, अब कर लेगा ना, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, कोशिश करते रहो। वो लेना था ना। अच्छा चलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? कॉमर्स समझ में आया कि नहीं? अंकिता को नहीं आया मुझे लग रहा है। कहाँ पर बताओ? ये 1/mn को पहले n से मल्टीप्लाई किया तो n से n कैंसिल आउट हो गया, 1/m आ गया, और फिर 1/mn को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1/mn आ गया, और 1/m से 1/m कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि उधर जाके माइनस होने वाला वैसे भी, तो ये प्लस का 1/mn आ गया। ए और डी वैल्यू निकल गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया सम के फॉर्मूले में। हो गया अर्षित, हो गया आपका? तुम्हारा कुछ बाकी है? ऊपर करूं? हाँ, 1/2 mn+1। चलो बढ़िया है, माही आ रहा है आंसर। चलो बहुत बढ़िया, बताइए। हाँ ऊपर करूं? लो, और बताओ शाहिद, सब बढ़िया? शाहिद आज खुश लग रहे हो, क्या बात है? आज खुश लग रहे हो, क्या बात है? कल घूमने जा रहे हो क्या कहीं? मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। 1/, किस में? ये यहाँ पे, यहाँ पे, ये 1/mn जब n से मल्टीप्लाई होगा तो एक n इस नीचे वाले n को कैंसिल आउट कर देगा, तो 1/m रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? रह जाएगा ना। और 1/mn जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/mn हो जाएगा। अभी समझा कि नहीं समझा शायद? मस्ती ना भाई, शायद के साथ मस्ती। शायद बहुत अच्छा बच्चा, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है पूरी लगन। सीख कर आया कहीं से? हाँ, अरे गांव से उसका मैथ बहुत अच्छा है भाई, तुम सब बता नहीं पाए थे, उसने बताया था अकेले ने फॉर्मूला। हाँ पता है, मुझे भी पता है। नेक्स्ट अब तो खुद से कर लेते तुम यार, कब तक मैं बताऊंगा तुमको? हैं कब सीखोगे तुम करना? एक बार मैंने तुम्हें बता दिया ऐसे करना है, तो अब तो कर लेना चाहिए था तुमको। चलो देख के कर लो। देख लिया तुमने? टेस्ट में क्या ये एपी कब है टेस्ट? इस वाले संडे को? अगले संडे को? अगले संडे को नहीं आएगा। आप बोलोगे तो डाल देंगे। क्या? हाँ मैं सोच रहा हूँ कि ये भी डाल ही देता हूँ एक साथ। डाल दो, ये इजी चैप्टर है क्या? इसके क्वेश्चंस देखोगे ना तो इजी नहीं लगेगा। चलो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे
आगे आपको एक नोट लिखना है, बहुत काम का नोट है। 2 मिनट क्यों चाहिए आपको? नोट लिखना है, एक नोट। नोट में लिखो आप इफ 3 numbers, अंकिता बातें नहीं, if 3 numbers are in AP, if 3 numbers are in AP, मैं वो जो 3 नंबर है ना मान लेता हूँ, चलो लेट 3 numbers are A, B, C, देन के बाद में आप बोर्ड पे देखो, ठीक है। इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, और वो नंबर्स मैंने एबीसी मान लिए, देन उसके बाद में देखो कैसा होता है। अगर मान लो ये ए बी सी अगर एपी में है, अगर ये 3 नंबर्स एपी में है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि जो बी माइनस ए होगा वही मेरा सी माइनस बी के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? ये मैंने कैसे कर दिया? ये यश को नहीं समझा ना? यश नहीं समझा तुमको? ये b माइनस ए करने से आया क्या मेरे पास में? कॉमन डिफरेंस आया कि नहीं आया? और ये c माइनस बी करने से क्या निकला? वो भी कॉमन डिफरेंस निकला। और AP का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है हमेशा, इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब ये इक्वल करने से देखो क्या रिलेशन आया। इस माइनस बी को मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? दिस इज 2b, और माइनस ए जब उधर जाएगा तो प्लस का ही हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? a प्लस सी आ जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर 3 नंबर AP में होते हैं ना, तो 2 टाइम्स ऑफ मिड नंबर इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ये होता है। प्रूव करके देखना है। बताओ कोई भी नंबर्स बताओ 3 जो AP में हो। 5, पहले 5, 10, 15 ले लेते हैं, सूजल ने बोला है। बीच वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है? इक्वल्स टू 5 प्लस 15। हो गया प्रूव? और कोई नंबर लेना है? 3 ही नंबर चाहिए। 2, 4, 6, बीच वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 बराबर 2 प्लस 6। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं ना कि 2 टाइम्स मिडल नंबर इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। ये बात याद रखनी है बट आपको कि फॉर एन AP इफ 3 नंबर्स आर इन AP देन 2 टाइम्स ऑफ मिड नंबर इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। ये रिलेशन याद रखना है, बहुत काम आता है रिलेशन। लिख लो जल्दी से। थक तो नहीं गए ना आप? थक गए क्या? थकना नहीं है ना, थकना है ना रुकना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। छात्र का जीवन बहुत संघर्ष वाला जीवन होता है। हाँ 2b, अरे माइनस नहीं है यार, ये कौन सी पढ़ाई कर रहे हो तुम? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इतना पढ़ाई नहीं करना हर्षित, है ना? ये ज्यादा पढ़ाई करता है ये माइनस कहाँ से आएगा यहाँ पे यार? तुम बोल क्यों रहे हो? तुम्हारे दिमाग में आ कहाँ से रहा है माइनस? अरे मैंने यहाँ पे अगर ऐसे कुछ लिख दिया तो इसको भी AP माइनस बोलोगे? मुझे तो चाहिए ये तुम्हें ये तो नहीं लग रहा A इंटू P लिखा हुआ है, डॉट लगा हुआ है? चलो चलो चलो, बस बस। क्या? चलो ठीक है, 2b बराबर A प्लस समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट नोट, और भी काम की चीजें लिखनी है। नोट का सेकंड पॉइंट है ये, नोट का सेकंड पॉइंट। पहले ये समझाऊं कि लिखवाऊं पॉइंट?
लिख देते हैं हाँ लिखवा देते हैं। इफ वी ऐड एनी कांस्टेंट number in each terms of an AP, then new series will also be an AP with same common difference. With same common difference. अभी देखो क्या बोला गया है, कोई भी अगर एपी में आप किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड करोगे हर एक टर्म में, तो जो नई सीरीज बनेगी वो भी एपी में होगी और उस नई सीरीज का कॉमन डिफरेंस भी सेम रहने वाला है जो पहले वाली सीरीज का था। कॉमन डिफरेंस एपी में कैसे होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई भी एपी है, एक जनरल एपी लिख लें, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। अगर मैं इस वाली एपी में सारे टर्म्स में कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं, जैसे मान लो मैंने के ऐड कर दिया, तो पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस के, दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस के, तीसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d प्लस के, इस तरीके से होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो नई सीरीज आई है ना, ये भी एपी में, और ये एपी में है, पता कैसे चलेगा, कॉमन डिफरेंस निकाल के। हम इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, अगर दोनों बराबर आ गया इसका मतलब एपी में। चलो डिफरेंस निकालते हैं, a प्लस डी प्लस के माइनस ए प्लस के। जब आप माइनस लिखते हो ना तो ब्रैकेट लगाना मत भूला करो, वरना गलत कर दोगे। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस डी प्लस के, दिस इज माइनस ए, माइनस का के, माइनस ए से प्लस ए कैंसल, मतलब माइनस ए से प्लस ए कैंसल और प्लस के से माइनस के कैंसल। कितना बचा आपके पास में, डी बचा, मतलब कॉमन डिफरेंस डी आ गया। ऐसे इन दोनों टर्म्स को भी लेते हैं, इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ से पहले T3 लिखना पड़ेगा ना, तो a प्लस 2d प्लस के माइनस ए माइनस डी माइनस के लिख दूँ डायरेक्ट, क्योंकि माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। a से a कैंसिल, k से k कैंसिल और 2d में से d जाएगा तो कितना बचेगा, d बचा। कॉमन डिफरेंस सेम, इसका मतलब ये सीरीज भी एपी में और कॉमन डिफरेंस भी d के बराबर है। तो ये वाला पॉइंट समझना है आपको। इफ वी ऐड एनी कांस्टेंट नंबर इन ईच टर्म्स ऑफ एन एपी, देन न्यू सीरीज विल आल्सो बी इन एपी विद सेम कॉमन डिफरेंस। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ये लिखना चाहते हो आप, लिख लीजिए, आपकी इच्छा है, आपका मन है तो लिख लो, नहीं मन है तो मन की सुनो। हो गया आपका? आज के लिए बहुत है क्या इतना? एक पॉइंट और लिखवा दें। 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट, 300 सेकंड्स बाकी हैं अभी। 300 सेकंड्स। क्या बोल रहे हो? चलो विभव बताएगा, विभव बताओ। हाँ रहने दूं? चलो रहने देते हैं। अरे नहीं, उसके साथ में मजाक नहीं भाई, अच्छा बच्चा है वो, पढ़ाई करता है। चलो वीडियो क्लोज करते हैं फिर अब। चलो ये एक बार बोर्ड पे देख लो आप, है ना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कल करेंगे नहीं, शुरू कर।